हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों ये है विजन आईएएस की पीटी 365 2022 की इंटरनेशनल रिलेशन की मैगजीन जो आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। और शुरू करेंगे इसके पार्ट 1 से, बट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का टॉपिक अपने सामने रखते हैं और आइए सबसे पहले जानते हैं इंडिया और चाइना के बारे में। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि 14th राउंड टॉक्स जो हुई सीनियर मिलिट्री कमांडर्स इंडिया के और चाइना के बीच में, ताकि सोल्यूशन निकाल सके जो इतने टाइम से जो है लॉन्ग स्टैंड ऑफ है इन द माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, इसका कुछ निकाला जा सके सोल्यूशन। थोड़ा सा न्यूज के बारे में और जानते हैं। देखिए दोनों ही साइड ने इशू करा एक जॉइंट स्टेटमेंट, ये कहते हुए कि ये कंसोलिडेट करेंगे जो पुराना जो पहले आउटकम निकले थे इन सबको इकट्ठा करेंगे, और ये जो प्रोसेस है वो रहेगा फ्रॉम 13 राउंड ऑफ टॉक्स जहां पे नो जॉइंट स्टेटमेंट वर इशूड। दिस इज द प्रोग्रेस। ये एक तरह से कह दो कि ये 13 जो राउंड हुआ था ना टॉक्स का, इसमें कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हो पाया था। तो अभी 14th वाले में अगर ऐसा निकला है जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है तो एक तरीके से ये प्रोग्रेस है। ये चीज तो पूरी खबर हमने जान ली। अब आप कहेंगे मैम थोड़ा मुझे बताइए कि ये इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। देखिए हम और आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं, और यहाँ पे भी वही आपको बताऊंगी कि जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। मतलब ये नहीं है कि ये हिस्सा तुम्हारा ये हिस्सा हमारा, ये क्लियरली डिमार्केट नहीं है। अलोंग सर्टेन स्ट्रेचेस इसका 3488 किलोमीटर की लेंथ है। यहाँ पे कोई ऐसी म्यूचुअली अग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC नहीं है। देखिए LOC हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, और LAC दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम शेयर करते हैं चाइना के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई म्यूचुअली अग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। चाइना अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है विद 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जो थर्ड लॉन्गेस्ट है आफ्टर मंगोलिया एंड रशिया। चाइना जो है मंगोलिया के साथ सबसे ज्यादा, फिर रशिया के साथ और फिर इंडिया के साथ। तो अच्छा खासा हमारा और चाइना के बीच का लैंड बाउंड्री शेयरिंग है। अब देखिए बाउंड्री डिवाइड है 3 सेक्टर्स में, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। यहाँ पे आ जाते हैं मैप पे। हालांकि मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, और अब आपने जो है वो भले ना देखा हो, बट यहाँ पे आप देखिए ये LAC आपको नजर आ रही है। हाँ, और ये पूरा देखिए अक्साई चीन का देखिए पूरा एरिया है यहाँ पे। अब मैं आपको पूरा क्लियरली समझाती हूँ कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फ्रिक्शन पॉइंट वगैरह भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री डिवाइडेड है, ये देखिए यहाँ पे ये फ्रिक्शन पॉइंट है ना, यहाँ से देखिएगा ये 3 में डिवाइडेड है। एक वेस्टर्न ये वाला हिस्सा अक्साई चीन वाला एरिया, ठीक है। एक मिडिल मिडिल जिसमें आप ये सेंट्रल सेक्टर देख सकते हो, सेंट्रल सेक्टर भी बोलते हैं, ये देखिए सिक्किम वाला एरिया। और एक ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर मतलब ये जो देख रहे हैं आप अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है, ये वाला एरिया। तो जब वेस्टर्न सेक्टर की ये वाले सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये परमिट करता है टू द जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन तक परमिट करता है, जिसे प्रपोज किया था ब्रिटिश ने 1860s में, जिसके हिसाब से अक्साई चीन जो है वो उस समय की प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता था। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये देखिए गोला बना हुआ है, ठीक है। और चाइना हाउएवर डज नॉट एक्सेप्ट जॉनसन लाइन, और चाइना जो है वो इस जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। ये वाली मसला यहाँ फंस रहा है वेस्टर्न साइड पे, देख रहे हो आप, ये देखो एरिया, ठीक है। तभी तो यहाँ आप देखते होंगे ना पैंगोंग लेक में बहुत सारी जो है नाटक चलता रहता है। फिर आई बात सेंट्रल सेक्टर या मिडिल सेक्टर की, तो ये एक लौता ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडिया और चाइना ने अपने मैप को एक्सचेंज करा है, और यहाँ वाले एरिया में दोनों एग्री करते हैं, इसलिए देखिए कोई नाटक वाटक ज्यादा यहाँ आप नहीं सुनते होंगे। और फिर ईस्टर्न सेक्टर जिसमें बड़ा बवाल है, डिस्प्यूट बाउंड्री जो है वो किस पे है, इस मैकमोहन लाइन को लेके। तो सारा किया धरा ना कि ब्रिटिशर का है, ब्रिटिशर तो सब डरते बढ़ते थे, अब उनके जाने के बाद तो बड़ा नाटक साटक सा करने लगे। तो ये आप इलाका देख सकते हो, यहाँ तक का ये फंसा हुआ इलाका है, फिर उसके बाद ये इलाका है और ये वाला एरिया है, ठीक है, जो कि भी प्रॉब्लम में है। तो समझ गए क्या है, वेस्टर्न सेक्टर में जॉनसन लाइन को लेकर नाटक है,
और ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन को लेकर नाटक है। अब देखिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, बहुत सारे इसमें 5 एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं जो कि इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुए हैं, ताकि डिस्प्यूट जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके है उसे यहाँ पे एड्रेस किया जा सके। वो 5 कौन कौन से रहे? 1993 में हुआ अग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC। 1996 में अग्रीमेंट हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेके इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द LAC। 2005 में प्रोटोकॉल ऑन modalities for implementation of confidence building measures in the military field along the LAC। 2012 में agreement on establishment of a working mechanism for consultation and coordination on the India-China border affairs। और 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये तो अभी तक अग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। अब थोड़ा सा रिलेटेड न्यूज जानते हैं इसके बारे में। तो वन चाइना पॉलिसी के बारे में आपको बताऊंगी कि रिसेंटली क्या हुआ। तो रिसेंट यूएस डिक्लेरेशन टू डिफेंड ताइवान इफ चाइना अगर मान लीजिए अटैक करता है, इफ चाइना अटैक्स, मान लीजिए चाइना अगर अटैक करता है ताइवान के ऊपर, तो यूएस ने डिक्लेयर किया है कि भाई हम ताइवान को डिफेंड करेंगे। तो ये जो यूएस का डिक्लेरेशन है टू डिफेंड ताइवान इफ चाइना अटैक्स, ये अगर देखें तो देखने को लगता है चेंजिंग ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अमेरिकन स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी ऑन द इशू। देखिए यूएस रिकॉग्नाइज करता है चाइना का क्लेम ओवर ताइवान अंडर इट्स वन चाइना पॉलिसी। यहाँ पे देखिएगा, है ना, तो ये देख सकते हैं आप कि यूएस रिकॉग्नाइजेस चाइना's क्लेम ओवर ताइवान अंडर इट्स वन चाइना पॉलिसी, बट अंडर द ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 यूएस ये भी कमिट है कि हम ताइवान को हेल्प करेंगे अगर मान लीजिए चाइना उस पर इन्वेड करने आ जाए। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ, कि जो है यहाँ पे दोनों तरफ से हो रही चीजें कि यूएस एक तरफ तो कहता है चाइना का क्लेम मान रहा है ताइवान के ऊपर, किसके, वन चाइना पॉलिसी के तहत, और यहाँ पे जो ये भी बात है कि यूएस कमिटेड है कि वो ताइवान को हेल्प करेगा अगर मान लीजिए चाइना उस पर इन्वेड करता है। तो अंडर वन चाइना पॉलिसी कंट्रीज जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहाँ पे रखती हैं विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, जो PRC की मेनलैंड चाइना है, ये ब्रेक करेंगी ऑफिशियल रिलेशंस को विद द रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज ROC जो ताइवान है, और वाइस वर्सा, ऐसी दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब मसला क्या आगे बढ़ रहा है कि इंडिया का जो स्टैंड है ना, रिकॉग्नाइज करने को वन चाइना पॉलिसी को लेके सिंस 1949, ठीक है, बट सिंस 2010 इंडिया ने यहाँ पे रोक दिया, स्टॉप कर दिया यूज इस वन चाइना पॉलिसी का इन द बैकड्रॉप ऑफ, क्योंकि भाई बहुत सारा ये चाइनीज जो है ना बहुत ज्यादा हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में बहुत हस्तक्षेप कर रहे थे, कूद रहे थे, डिस्प्यूट हो रहा था, तो हम क्यों भैया यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज करें वन चाइना पॉलिसी को। तो इसलिए 2010 के बाद से हमने यहाँ पे इसका यूज रोक दिया। अब वन कंट्री टू सिस्टम क्या है, तो हुआ क्या कि रिसेंटली चाइना के जो नेशनल पीपल कांग्रेस है इसने अप्रूव करा हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ को, और उसकी वजह से जो दसियों सालों से पुरानी पॉलिसी चल रही थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, है ना, ये वापस से फोकस में आ गई, क्या कि वन कंट्री टू सिस्टम्स। अब थोड़ा जानते हैं कि वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी है क्या। देखिए ओरिजिनली ये प्रपोज करी गई थी चाइना और ताइवान को एक करने में, यूनिफाई करने के लिए, और इसे उस समय ताइवान ने कर दिया था रिजेक्ट। अब आइडिया फिर से आया जब चाइना ने फिर से बातें करी यहाँ पे ब्रिटेन और पोर्टुगल के साथ, है ना, हु वर रनिंग हांगकांग एंड मकाओ रिस्पेक्टिवली एज कॉलोनीज के तौर पे, ये दोनों जो है रन कर रहे थे। तो चाइना ने यहाँ पे फिर से बात करी ब्रिटेन और पोर्टुगल से। अब अंडर ये जो पॉलिसी है इसके तहत चाइना ने ये कहा कि हांगकांग और मकाओ इनमें डिफरेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम हो सकते हैं मेनलैंड चाइना के कंपैरिजन में, वाइल ये पार्ट रहेंगे चाइना का। मतलब समझे, जैसे हमारे यहाँ थोड़ा बहुत रिलेट करके देख लो इसको पहले की कश्मीर से, है ना, मतलब मत करो, ऐसे समझो कि ये चाइना है, ठीक है, चाइना कहता है कि ये जो हांगकांग है मकाओ है आएंगे चाइना के अंदर, लेकिन अपने खुद के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम इनके हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज हांगकांग चाइना को कंट्रोल में दे दिया गया 1997 में, और मकाओ की सोवेनिटी ट्रांसफर कर दी गई 1999 में। अब दोनों ही रीजन जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स बन गए चाइना के, इनका खुद का करेंसी था, इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम्स थे, बट डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो चाइना डिसाइड करता। साथ में
जो हांगकांग है जिसके पास फ्रीडम थी असेंबली और स्पीच की, और कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स पे थे जो अवेलेबल नहीं थे मेनलैंड चाइना में। तो ये जो फ्रीडम्स थे ना, ये प्रोटेक्टेड थे बेसिक लॉ से, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जो गाइड करता था रिलेशनशिप हांगकांग और चाइना का। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप में भी देख सकते हो है ना, कहाँ हांगकांग, कहाँ चाइना है ना, कहाँ ताइवान, सब आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। थोड़ा सा अब नीचे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंडिया और तिब्बत के रिलेशन की बात करते हैं दोस्तों। क्या है आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, चाइना ने कंप्लीट कर लिया कंस्ट्रक्शन एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाईवे का तिब्बत के अंदर, और इससे ज्यादा गजब एक्सेस हो गया अब रिमोट एरियाज में अलोंग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद द अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। तो ये तो भाई ये मसला है, देख लो तिब्बत और यहाँ सब कुछ ही हमारा जो है किस तरह से कनेक्शन है ना। चाइना इधर आ गया, तिब्बत ये आ गया, फिर ये नेपाल से छू रहा है, ये देखिए आप भूटान पड़ जाता है। तो ये सारे मसले हैं। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं तिब्बत को लेकर। देखिए, ऑफन डब्ड एज एशियाज वाटर टावर, तिब्बत के जो ग्लेशियर है वो इंडिया, वहां से तिब्बत से बहुत गजब गजब बड़ी बड़ी रिवर्स निकली हैं, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, यांगसे, इंडस, येलो एंड साल्वीन। मिनरल वाटर जो प्लेटू से है, ये वन ऑफ द रीजन्स फर्स्ट कमर्शियली टैप रिसोर्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है तिब्बत। चाइना का बिगेस्ट कॉपर डिपॉजिट जो है वो तिब्बत के यूलोंग कॉपर माइन में है, और तिब्बत के पास बहुत सारा आयरन, लेड, जिंक और कैडमियम डिपॉजिट भी है। मिनरल्स जो चाइना को जिसकी जरूरत होती है अपनी इतनी गजब इकोनॉमी को जो है फीड करने के लिए, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं तिब्बत के अंदर। और जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि तिब्बत जो है इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व भी हैं। और आप जानते हैं कि बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था तिब्बत के अंदर भारतीयों के द्वारा, इंडियंस के द्वारा, और यहाँ पे दलाई लामा भी रहते हैं जो कि रिलीजियस लीडर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करे जाते हैं लोगों के द्वारा भारत के। जब पंचशील अग्रीमेंट हुआ था, या आप कह लो अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया के बीच में 1954 में, तो इंडिया ने यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स जो है वो दे दिए थे तिब्बत के अंदर, जैसे कि मिलिट्री एस्कॉर्ट्स, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ्स एक्सेट्रा। इसलिए इंडिया ने एक्सेप्ट किया था प्रिंसिपल कि तिब्बत जो है वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ चाइना है ना, चाइना कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ यूएसए 2020 क्या है? देखिए, ये कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट हो यूएस कंसोलेट का तिब्बत के मेन सिटी ल्हासा में, जो एब्सोल्यूट राइट है तिब्बतियंस का चूज करने का, सक्सेसर दलाई लामा का, और साथ में प्रिजर्वेशन तिब्बत के एनवायरनमेंट का। ये फॉर्मली एक्नॉलेज करता है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को एक लीगल इंस्टीट्यूशन के तौर पे, जो कि एस्पिरेशंस यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं तिब्बतियन डायस्पोरा के पूरे ही वर्ल्ड में। अच्छा, यहाँ पे 5, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये थोड़ा कलर का चेंज, पेन का कलर चेंज कर ले, रेड ज्यादा हाईलाइट होता है। अब देखिए 5 प्रिंसिपल्स क्या है पंचशील एग्रीमेंट के। पहला है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दूसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, तीसरा है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, फिर आता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी, और फिर म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। तो ये पंचशील के एग्रीमेंट के 5 प्रिंसिपल्स हैं। पंच मतलब 5। अब हम बात करते हैं हमारी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या है क्या नहीं। देखिए 2021 यहाँ पे गोल्डन जुबली रहा, 50 साल हो गए 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश आजाद हुआ था, बांग्लादेश बना था, है ना, क्योंकि ये पहले तो ये ईस्टर्न पाकिस्तान था ना। आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के। देखिए बांग्लादेश ये है, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री रहा जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करा और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश करा इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन दिसंबर 1971। ट्रेड रिलेशन की बात करें तो बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, करीब 9.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड हम करते हैं। एड्रेस करने के लिए ट्रेड इम्बैलेंस को इंडिया ने ड्यूटी फ्री एक्सेस भी दिया है अलग अलग बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को, और साथ में 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी बना रहा है विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ में। मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करें तो आर्म फोर्सेस दोनों ही साइड से रेगुलेटरी जॉइंट ड्रिल्स करती रहती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज संप्रीति और मिलन वगैरह। और इंडिया ने अपनी $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड करी है बांग्लादेश को डिफेंस इंपोर्ट्स के लिए इंडिया से। कनेक्टिविटी की बात करें, दोनों ही जो सरकारें हैं वो अपना
प्री 1965 रेल लिंक्स को यहाँ रिस्टोर कर रही हैं, दूसरे भी कनेक्टिविटी लिंक्स को जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि मानिए रेलवे लाइन जो थी हल्दीबारी इंडिया के अंदर और चिलाहाटी बांग्लादेश के अंदर, वो रिसेंटली इनॉग्रेट करी गई, और काम जो आपका अकौरा अगरतला रेल लिंक का है ये भी चल रहा है, अंडरवे है। दोनों ही कंट्रीज ने ये माना कि हम अर्ली इंप्लीमेंटेशन करेंगे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड इंडिया BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट 2015 का फॉर रेगुलेशन ऑफ पैसेंजर, पर्सनल एंड कार्गो व्हीकल ट्रैफिक, जो कि होंगी इन चारों ही साउथ एशियन नेबर्स के बीच में। बांग्लादेश ने रिसेंटली परमिशन भी दे दी है अपने इनलैंड रूट को यूज करने की और पोर्ट्स को यूज करने की, चित्तागोंग और मोंगला के। अभी तो ये चित्तागोंग वाला तो बहुत रहा था न्यूज में, ताकि ट्रांसशिपमेंट हो गुड्स का नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में। बॉर्डर मैनेजर की बात करूं तो इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, वो इधर उधर मिलाने लगते हैं अपने बॉर्डर को, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। रेटिफिकेशन जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का 2015 में, और डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री का इन द बे ऑफ बंगाल इन 2014। इसकी वजह से पीसफुल रेजोल्यूशन हुआ लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट का दोनों ही कंट्रीज के बीच में। टूरिज्म की बात करें तो बांग्लादेश के पास मोर देन 35% इंडिया का इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट है और कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50% इंडिया के रेवेन्यू में मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से। अच्छा, आगे बढ़ेंगे उसके पहले यहाँ पे एक जो ये बॉक्स दिया है उसको देख लेते हैं। रिलेटेड न्यूज के बारे में जानते हैं, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड के बारे में। देखिए, सेकेंड एडेंडम हुआ, इसका साइन हुआ विद इंक्लूजन ऑफ एक नया रूट इसमें डाला गया, न्यू रूट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ अ न्यू पोर्ट ऑफ कॉल। ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या होते हैं? ये इंटरमीडिएट, बीच के मतलब बीच के स्टॉप्स, इंटरमीडिएट स्टॉप्स होते हैं फॉर द शिप्स, जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, और शेड्यूल जर्नी फॉर टेकिंग सप्लाईज और फ्यूल। अब एक साथ जा रही है तो यहाँ पे रुके, कुछ भाई फ्यूल डला, सप्लाई डली, फिर आगे बढ़े अपनी जर्नी में, तो इसे बोलते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। अब देखिए, ये जो PIWTT है इसको 1972 में साइन किया गया था, फिर 2015 में से रिन्यू करा गया 5 सालों के लिए, जिसके अंदर इनलैंड वेसल एक कंट्री की ट्रांजिट कर सकती है थ्रू स्पेसिफाइड रूट्स ऑफ द अदर कंट्रीज। दूसरे की बात करें, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में। ये एक ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर है जो प्रपोज करता है टू कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड माइसॉट इन थाईलैंड। ये एक ग्रांट इन एड इनिशिएटिव है बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका एम ये है ओपन करना लैंड गेट को एशियान के लिए और बूस्ट करना ट्रेड और कॉमर्स को। ये एक्सपेक्टेड है कि 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इंडिया ने यहाँ प्रपोज करा है कि हम अपनी हाईवे जो है वो और एक्सटेंड करेंगे कैम्बोडिया तक, लाओस और वियतनाम तक भी। बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड न्यूज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कुछ की हाइलाइट्स आपको बताना चाहूंगी। रिसेंट जो वर्चुअल समिट हुआ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसमें पहला देखते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। दोनों ही साइड्स ने अग्री करा कि हम काम करेंगे या फाइनलाइज करने में और डिलिमिटेशन के लिए फिक्स बाउंड्रीज, मतलब फिक्स बाउंड्रीज करिए अक्रॉस दी अलोंग इच्छामती, कालिंदी, रायमंगोल, हरियाबंगा और कोशियारा रिवर्स को लेके। कनेक्टिविटी की बात करें तो इनॉग्रेशन न्यूली रिस्टोर्ड रेलवे लिंक का बिटवीन हल्दीबाड़ी इंडिया में जो है और चिलाहाटी बांग्लादेश में जो है, इसका इनॉग्रेशन हुआ, विच वॉज जो रुका हुआ था, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी जो आपकी 1965 में, उसके बाद से, तो ये भी बढ़िया हो गया। बांग्लादेश ने एक्सप्रेस करा, काफी इंटरेस्ट दिखाया ऑन गोइंग जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है उसमें। और कोऑपरेशन वाटर रिसोर्सेज, पावर और एनर्जी को लेके बताऊं तो अंडरस्कोर द नीड फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ इंटरिम अग्रीमेंट। इस वाटर्स को शेयर करने को लेके 6 जॉइंट रिवर्स, जिसमें कि मनु, मुहरी, खोवाई, गुमटी, धरला और दूध कुमार आती है, और अग्री करा कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे प्रोजेक्ट्स का। इसमें आपका इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी आएगी, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी आएगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी भी रिसेंटली देखिए ना, काफी ज्यादा जो है चित्तगोंग के पोर्ट को लेके वहाँ की जो है प्रधानमंत्री ने बोला है, और काफी अच्छे रिलेशन और काफी कुछ इंडिया को इसके अंदर से मदद मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया नेपाल के बारे में।
आइए जानते हैं थोड़ा न्यूज़ को लेके बात है। रिसेंटली यहाँ पे डिसकंटेंट देखने को मिली नेपाल के अंदर ओवर रिपोर्ट्स जो क्लेम कर रही थी कि इंडिया जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहा है एरियाज में, उन एरियाज में जिसे नेपाल ने अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है। तो अभी आप जानते ही उन्होंने एक नया मैप निकाल लिया था कुछ वक्त पहले, अरे वो हमारा था। अब भाई साहब ने बहुत कुछ बताया था, राम जी नेपाली थे, ये थे वो थे, और अपने में अब जो भी वो निकालते फिरे। और अब चूंकि कंस्ट्रक्शन की बात आई तो अब ये उन्हें लग गया कि अरे इंडिया हमारे यहाँ आ गया। ये तो वही बात हुई कि हम बताएं सबको कि आपका मकान हमारा है, और जो है अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रॉपर आप ही के, अगर हम जो है कहें सपोज करिए ये हमारा मकान है और आप कहें कि ये हमारा मकान है, और हम अपने ही मकान में कुछ बनवाएं और आप कहें अरे तो मेरे मकान में बनवा रहे हैं, है ना। तो ये तो अलग ही चल रहा है सब कुछ, सब चाइना की देन है और किसकी देन है। खैर यहाँ पे देखते हैं फैक्ट्स, थोड़ा जानते हैं इशू को लेके क्या है। देखिए नेपाली सरकार ने पब्लिश किया था एक मैप जिसमें 370 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंक्लूडेड था विद काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियादुरा का एरिया जो है वो इन्होंने अपने मैप में डाल दिया था। ठीक है, मंथ्स आफ्टर इंडिया हैड दोस एरियाज इन इट्स मैप। ठीक है, तो अब अपना आया अपने मैप, मैंने अपना मतलब हम लोगों ने अपना मैप निकाला, उसी के कुछ महीने बाद इन्होंने अपना मैप निकाल दिया और ये कहा कि ये सारा एरिया तो हमारे में आता है। अब थोड़ा समझते हैं, ऐसे कोई हवा में तो करेगा नहीं, पहले एरिया देख लीजिए। देखिए लिम्पियादुरा का एरिया यहाँ आता है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हमारे उत्तराखंड का स्टेट है। और फिर देखिए यहाँ पे हम आते हैं और ये काला पानी का एरिया यहाँ आता है। उसके बाद ये देखिए लिपू लेक का एरिया यहाँ आता है। तो ये सब पूरा एरिया चल रहा है, कैसे क्या है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियादुरा, ये डिस्प्यूटेड वाला पार्ट यहाँ पे आ जाओ, ये सब है। ठीक है, तो अब देखिए नेपाल कंसिडर करता है 1816 के ट्रीटी ऑफ सुगौली को। थोड़ा हम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा बैकग्राउंड क्या है। नेपाल मानता है 1816 ट्रीटी ऑफ सुगौली को, जिसे गोरखा रूलर्स काठमांडू के जो थे उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, और ये कहता है ये एक लौता ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है बाउंड्री डिलिमिटेशन को लेके मतलब फिक्सेशन को लेके, कि भाई इसी को हम मानेंगे, इसी हिसाब से जो बाउंड्री है वही बाउंड्री रहेगी। अब वो लोग भी महान थे, अंग्रेज भी, वो ना रिवर्स को बाउंड्री बनाते थे। अब रिवर्स का जो कोर्स होता है वो जिंदगी भर एक जैसे थोड़ी ना रहता है, लेकिन उन्होंने उस समय के हिसाब से इसका मुसीबत हल करने के लिए जो सही रास्ता मिलता था इजी वाला, उसे जो है वो मान लेते थे। बहरहाल सुगौली ट्रीटी कहती है जो काली रिवर है, जिसे महाकाली बोलते हैं नेपाल के अंदर, यही नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है विद द इंडिया। ठीक, हालांकि जो काली रिवर का ओरिजिन है ये अलग अलग इंटरप्रेट किया जाता है। नेपाल के लिए रिवर निकलती है लिम्पियादुरा से, हायर हिमालय से, और ये एक्सेस देती है टू अ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड डिफाइंड बाय लिम्पियादुरा, लिपू लेक और काला पानी। नेपाल के हिसाब से इंडिया के लिए जो रिवर है उसकी शुरुआत होती है काला पानी से। तो इससे जब जहां से भी शुरुआत होगी वहां से क्या होगा कि भाई उतना एरिया तो चला गया ना नेपाल का, तो इससे जो नेपाल का टेरिटोरियल डिमांड है वो यहाँ कम हो जाती है, समझे। तो यहाँ पे सीन, यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ ये हो रहा है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस रीजन की पहले ये समझ लीजिए, बिना इंपॉर्टेंस के ना अभी तक तो ये नहीं इतना कूद रहे थे, लिबर कर रहे थे, अब क्यों कूदने लगे हैं थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि कुछ तो होगा ना, दिमाग में चल रहा होगा। तो लिपू लेक पास जो है इसे यूज करा जाता है उन पिलग्रिम्स के द्वारा, टूरिस्ट के द्वारा, जब वो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और लिपू लेक पास की जो हाइट है वो यहाँ मदद करती है इंडिया के सर्विलांस में भी, चाइनीज के मूवमेंट को देखने में कि भाई चाइना क्या कर रहा है उस पर नजर रखने में मदद करती है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंट skirmishes इन द रिलेशन वाज अर्लियर कॉज बाय, हुआ क्या, 2015 का बॉर्डर ब्लॉकेट हुआ, बुरा मानने की वजह यही कुछ होती है, यही सब एक्यूमुलेट हुआ है। उसके बाद प्रोटेस्ट होने लगे, मधेसीस के द्वारा करे जाने लगे। मधेसीस कौन है, लोग हैं इंडियन एंसेस्ट्री के जो कि तराई रीजन में नेपाल के रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इंडिया ने ब्लॉकेट लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। कुछ दूसरे एथनिक ग्रुप्स भी जो थे अगेंस्ट मार्जिनलाइजेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट, वो भी करने लगे चाइनीज इन द नेपालीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा जो है वो गड़बड़ हो गया मामला, और वही सब सुख देने के लिए, और बहुत सारा पॉलिटिक्स का भी गेम होता है जो ये सरकार है वहाँ की खुश करने के लिए कि ये देखिए हम निकाल रहे हैं, हम आपको बचाएंगे, क्योंकि चाइना का सर पे हाथ हो जाता है ना, तो उससे सोचते हैं कि भाई, वो कहता है भाई इनडायरेक्टली कि तुम चलो तुम करो। ये वो बच्चा है क्लास का चाइना जो दूसरों के जो है वो कंधे पे रख के बंदूक चलाता है, और दूसरे बेवकूफ़ी में क्या करते हैं कि अपने
सारे जो है दुश्मन बनाने लगते हैं। तो मेन मतलब अगर मैं आपको बताऊं बैकग्राउंड स्टोरी, तो यही सीन है कि जो नेपाल है वो एक लैंड लॉक कंट्री है, वो या चाइना पे डिपेंडेंट होगी या इंडिया पे डिपेंडेंट होगी। तो इंडिया पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थी, मगर कुछ गलत फहमियों की वजह से कि अरे ये हो गया, ब्लॉकेड इंडिया ने लगाया, खाने पीने की दिक्कत हो गई, वो एक बैकग्राउंड की स्टोरी है। तो भाई वहां के लोग चिढ़ने लग गए बहुत सारे, और भड़काने का काम उसमें जो है बाहर के एलिमेंट्स करते रहते हैं, तो ये ज्यादा ही झुकने लग गया चाइना की तरफ, कोई नहीं है ना, तो ये सब ज्यादा उछल रहे हैं। खैर बहरहाल, अब हम नेक्स्ट आते हैं, इंडिया भूटान की बात करते हैं। क्यों रहा न्यूज में, तो फर्स्ट टाइम चाइना ने भूटान के ईस्टर्न सेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया टू द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो चाइना ना वो सबके साथ ना डिस्प्यूट ही बताता रहता है तो देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे चाइना का काम ही यही है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सबके सभी नहीं कहिए। और पता है चाइना का कुछ भी नहीं था, सब इधर से उधर, उधर से इधर मांग मांग के इसने जो है इतना बड़ा कर लिया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना इंक्लूडेड भूटान ईस्टर्न सेक्टर्स टू द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। आइए थोड़ी बात जानते हैं क्या है क्या नहीं है, कि मोर अबाउट न्यूज। तो चाइना ने अटेम्प्ट करा कि टू स्टॉप यूएनडीपी's ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो फंड कर रही थी साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ईस्टर्न भूटान के अंदर, क्लेम करके कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, बट वॉज ओवर रूल्ड। लेकिन ये बात इसकी ओवर रूल हो गई। अभी तक डिस्प्यूट जो था वो जाकरलंग, पसमलंग एंड दोकलाम प्लेटू का ही था। थोड़ा देख लीजिए, ये चाइना है, ये भूटान है, जाकरलंग, दोकलाम प्लेटू इधर आ गया, और ये हो गया आपका जो है पसमलंग, अभी तक यही भी था। अब इन्होंने क्या नौटंकी शुरू कर दी है कि अब और एरिया जो है वो बताने लग गए, देखो साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बताने लग गए, ये तो हमारे अंडर है, ठीक है। अब आगे थोड़ा समझिए, भूटान हमेशा से ही बहुत शांत रहा है ना अपनी बाउंड्री नेगोशिएशन को लेके चाइना के साथ में, और इसके कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है चाइना के साथ में। अभी तक दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पे 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री ड्रॉप करी है 1984 से 2016 के बीच में, और ये ज्यादातर जो है वो नॉर्थ और वेस्टर्न भूटान के रीजन्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ये कंसर्न है कि जो चाइनीज प्रेजेंस है डोकलाम के अंदर या दूसरे एरियाज के अंदर नियर भूटान, इसकी वजह से चाइना इंडिया के और क्लोज आ जाएगा, और ये रिस्की होगा हमारे चिकन नक या आप कह लो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए। क्योंकि अगर हम देखो यहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट में जाने का अगर कुछ इलाका ऐसा है, अगर उसी को ही ब्लॉक कर देगा किसी भी तरीके से चाइना, तो समझ लीजिए कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हमसे टूट भी सकता है, ठीक है। तो इंडिया को बहुत जरूरी है कि चाइना दूर रहे। भूटान सर्व करता है एक बफर जोन, आप जानते हैं बफर जोन के तौर पे काम करता है भूटान हमारे, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप हमारे और चाइना के बीच में। तो भूटान तो हमें बहुत प्रोटेक्शन भी देता है भाई, चाहे जितना जो भी हो, लेकिन चाइना अक्लमंद बहुत है, ये सब उसके अंदर बहुत लालच है। 2017 की बात है जब चाइनीज आर्मी यहाँ पे जानते हैं डोकलाम प्लेटू में घुसी थी ना, which is Bhutanese territory, laying at the transition between इंडिया भूटान और चाइना। और अभी आज डोकलाम की बात तो आप जानते ही हैं। इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी 2007 में, और इसमें दोनों ही साइड एंजॉय करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे क्लोजली, बहुत आपस में, है ना, दूसरे इश्यूज में भी जो कि रिलेटेड है, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो ये पूरी कहानी है। चाइना 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 सुन सुन के तो दिमाग ही खराब हो रखा है नेक्स्ट आता है टॉपिक इंटर कंट्री रिवर डिस्प्यूट का। क्यों रहा न्यूज में जानते हैं। देखिए रिसेंट फ्लडिंग हुई नॉर्थ बिहार में, आपका मिथिलांचल रीजन में, दिखाती है कि फ्लड कंट्रोल जो बिहार के अंदर जो है ये कॉन्टिजेंट है अपॉन इंटर गवर्नमेंटल रिवर बेसिन कोऑपरेशन, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है। अब देखिए इंडिया की रिवर वाटर डिस्प्यूट और अभी का मैकेनिज्म क्या है कोऑपरेशन का, ये आप देख सकते हैं, ये चल रहा है मसला अभी। तो अभी इतनी सारी जो रिवर्स 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 जा रही है ना, और सारी ऐसे अगल बगल पड़ोसी बढ़िया नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब अलग अलग थ्योरी अलग अलग लोग निकालते हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसियों का अच्छा होना जरूरी है। ये देख सकते हैं आप, कुछ चाइना से आ रहा है मसला, कुछ नेपाल से आ रहा है, कुछ जो है वो अलग आ रहा है, उलग आ रहा है, तो बड़ी दिक्कतें हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम आपको बताएंगे तो आप थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। 1 सेकेंड, यहाँ पे कंट्रीज और मैकेनिज्म क्या है कोऑपरेशन का। ये सारी रिवर्स हैं ऊपर जो थी ना, पाकिस्तान से इंडिया, चाइना टू इंडिया, नेपाल टू इंडिया, टू बांग्लादेश। इंडिया नेपाल की बात करें तो कोसी ट्रीटी हुई 1954 में, जिसके अंदर एम्बार्कमेंट जो नेपाल के अंदर है उन्हें एस्टैब्लिश करा गया और मेंटेन करा गया। महाकाली ट्रीटी जो है वो शेयर करती है वाटर रिवर का बाय द सेम नेम, ठीक है।
अब इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, महाकाली समझ गए ना, महाकाली बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं काली, वहां बोलते हैं नेपाल के अंदर महाकाली रिवर। फिर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंदस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में। इसने यहाँ पे 3 वेस्टर्न रिवर्स को एलोकेट किया, इंदस, चेनाब और झेलम को पाकिस्तान को एलोकेट करा, और 3 ईस्टर्न रिवर्स दैट इज रावी, बियास और सतलज इंडिया को दी। मतलब ऐसा नहीं है उनका पानी हमारा नहीं है बट लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। अच्छा, इसको साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा 1960 में, विद द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो बीइंग अ सिग्नेटरी। एक नोटेबल फीचर इस इंडस वाटर ट्रीटी का ये था, वो एस्टैब्लिश ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन है ना, परमानेंट इंडस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें एक कमिश्नर होगा हर एक कंट्री से जो इंप्लीमेंट करेगा इस ट्रीटी को, एज वेल एज कोई डिफरेंसेस होंगे या डिस्प्यूट होंगे एग्रीमेंट के द्वारा तो उनको सेटल करेगा। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या कोई भी दूसरा तरीके से जैसा भी अग्री करा जाए। इंडिया चाइना की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU अपॉन शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड सतलज, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म होगा जो डिस्कस करेगा इंटरैक्शन और कोऑपरेशन, प्रोविजन को लेके फ्लड सीजन हाइड्रोलॉजिकल डेटा की और इमरजेंसी मैनेजमेंट की। फिर बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश के बारे में, तो गैंजेस ट्रीटी एक अग्रीमेंट है जो शेयर करती है सरफेस वाटर्स को एट द फरक्का बैरेज नियर देयर म्यूचुअल बॉर्डर। सिस्टम जो ट्रांसमिशन ऑफ फ्लड फोरकास्टिंग डेटा का है मेजर रिवर्स को लेके, जैसे गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ये प्रॉपर जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में ये सारी ट्रीटी प्लस ये प्रॉपर क्या होगा, डेटा क्या होगा, फ्लड को लेके क्या होगा, है ना, आगे सब कुछ ये आपस में इसी के थ्रू डील होता है। इंडिया भूटान की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोमीटियोलॉजिकल एंड फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क है उन रिवर्स को लेके जो कि कॉमन है इंडिया और भूटान में। उसके साथ जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन फ्लड मैनेजमेंट भी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो खबरों में रही, देखिए दोस्तों, ये मत यहाँ पे रखिएगा कि अरे इंग्लिश टू हिंदी रहा है, बहुत ही कॉमन सी चीज है, उसमें कुछ ऐसा बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती किसी भी हालत में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और चीजों को, जैसे कि मैकोंग गंगा कोऑपरेशन। तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी 11th MGC मीटिंग में कहा कि इंडिया यहाँ पे देख रहा है एक मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट मेकोंग रीजन के साथ में। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो आपका इनिशिएटिव है ना, इसके अंदर 6 कंट्री आती हैं। कौन सी 6 कंट्री हैं? इंडिया, कैम्बोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। लॉन्च किया गया था इसे 2000 में ताकि कोऑपरेशन को बढ़ाएं एरियाज में, जैसे कनेक्टिविटी, एजुकेशन, टूरिज्म और कल्चर के एरियाज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकोंग रिवर और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है ये क्यों नाम दिया गया है और किन कंट्रीज में किस वजह से है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट की तरफ, इंडिया वियतनाम की तरफ। 5th एनिवर्सरी इंडिया वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सेलिब्रेट करी गई। एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में कंट्रीज ने साइन करे 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और मरीन साइंस के अंदर। इंडिया वियतनाम के रिलेशन की बात करूं तो दोनों ही के हिस्टोरिकल रूट्स हैं, कॉमन स्ट्रगल रहा है अपनी आज़ादी के लिए कॉलोनियल रूल से, ट्रेडिशनली काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी अच्छे हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी हैं। रिलेशंस जो दोनों ही कंट्रीज के बीच में है ये और बढ़े, अच्छे होते गए एक लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक 2007 में, और साथ में और ज़्यादा और अच्छे हुए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब 2016 में हुई। तो और कदम उठाए जा रहे हैं अपने रिश्तों को और गहरा करने के लिए। क्या कदम उठाए गए समझते हैं। स्वामी विवेकानंद इंडियन कल्चरल सेंटर को एस्टैब्लिश करा गया हनोई के अंदर ताकि हमारे और बढ़िया लिंक बने लोगों के बीच में दोनों ही कंट्रीज के कल्चरल एक्सचेंजेस के माध्यम से। ऐसे होता नहीं है, हम काफ़ी सामने वाली कंट्री में अगर हमारे काफ़ी लोग जाते हैं या वहाँ से लोग आते हैं तो हमारे काफ़ी अच्छे उनसे प्यार अपने आप ही कंट्री के लिए बढ़ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है जब स्टूडेंट जाते हैं आते हैं तो आपस में कल्चर एक्सचेंज होता है तो रिश्ते और अच्छे होते हैं। दूसरा, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया जो है वो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे ले रहा है। इसकी वैल्यू जो है वो करीब $50,000 है अलग अलग प्रोविंसेस में वियतनाम की, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने वियतनाम को $600 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट को इंडिया से परचेज कर सकता है। तो ये हमने यहाँ तक बात करी। आगे देखिए जो प्लेसेस न्यूज में रही तो वो थोड़ा जानते हैं। एशिया के अंदर यहाँ आप देख सकते हो माउंट
कुन पीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे है। ये इंपॉर्टेंट काफी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी के अंदर जितना कवर हो सकता है कवर हो जाए, छोटा भी है, ठीक है। माउंट कुन पीक, सुरु वैली इन कारगिल के अंदर, गधार पोल पाकिस्तान के अंदर काफी रहा न्यूज में, साक्तेंग रीजन भूटान में, उसके बाद नीचे मालदीव्स में देखिए आप, शागोस आइलैंड यहाँ पे है। तो जितने भी हैं ये आपको मैप तौर पे दिखा दिया गया है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। प्लेस है साउथ चाइना सी। देखिए चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क ग्रुप ने रिसेंटली एक एक्सरसाइज करी साउथ चाइना सी में, जो कि डिस्क्राइब करी जाती है एज रूटीन ट्रेनिंग के तौर पे। 2016 की बात है, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया था यूएन क्लॉस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, है ना, ये जो आपका सी वगैरह को दिखता है, ओशन वगैरह को, विच सेड दैट चाइना, मतलब जिसने ये जो इसका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था, उसने कहा था कि चाइना जो है वो क्लेम नहीं कर सकता हिस्टोरिक राइट्स रिसोर्सेज पे वाटर्स में, जो कि 9 डैश लाइन के अंदर आते हैं, इनकम्पासिंग मच ऑफ साउथ चाइना सी। लेकिन इसने, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया इसकी रूलिंग को। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में आप देख लीजिए। उसके पहले हम थोड़ा सा UNCLOS के बारे में, यूएन क्लॉज के बारे में जानते हैं। क्या है यूएन क्लॉज का, पहले फुल फॉर्म समझिए क्या है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सी। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो रिजल्ट हुआ था फ्रॉम द थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सी के माध्यम से। ये डिफाइन करता है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेशन की विद रिस्पेक्ट टू देयर यूज ऑफ वर्ल्ड ओशंस, अपने गाइडलाइंस और क्या रहेंगी बिजनेस करने की, एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट जो मरीन नेशनल रिसोर्सेज का होगा, प्रॉपर यही देखता है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को, जी हाँ बिल्कुल, साइन किया है 1982 में, और 1995 में इसने रेटिफाई भी करा है। अच्छा, थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख सकते हैं, चाइना तो क्या ना करे वो कम है। ये आप देख लीजिए, मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। ये है पूरा ये एरिया, ठीक है। आगे आते हैं, नीचे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगालिगा आइलैंड्स मॉरिशस के बारे में बात है। क्या रही है, क्यों मॉरिशस ने देखिए मना कर दिया, डिनाई कर दी रिपोर्ट ऑफ अलाउइंग इंडियन मिलिट्री बेस ऑन अगालिगा आइलैंड्स। इसके अंदर नॉर्थ और साउथ आइलैंड आता है। 2015 में इंडिया ने साइन किया था ये अग्रीमेंट मॉरिशस के साथ में डेवलपमेंट के लिए अगालिगा आइलैंड को। ये देख सकते हैं, नॉर्थ आइलैंड का हिस्सा ये हो गया और साउथ आइलैंड का हिस्सा ये हो गया। एरिया इसका करीब 2600 हेक्टेयर्स का है। आते हैं नेक्स्ट, है ना, मॉरिशस डिनाइज रिपोर्ट ऑफ अलाउइंग इंडिया मिलिट्री बेस ऑन अगालिगा आइलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं शागोस आइलैंड की तरफ, जो न्यूज में रहा। तो मॉरिशस ने वेलकम किया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियंस जो है ना का, ये जो आपका यूएन पोस्टल एजेंसी है, इसका डिसीजन टू बैन ब्रिटिश स्टैम्प फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन द शागोस आर्किपेलगो। हालांकि मॉरिशस जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था 1968 में, लेकिन शागोस आर्किपेलगो ये ब्रिटिश कंट्रोल में रहा था। ब्रिटेन और यूएस ऑपरेट करते हैं एक जॉइंट मिलिट्री बेस इस आइलैंड पे, ये देख सकते हैं, ये है ये। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, चाहे मालदीव्स हो, मॉरिशस हो, चाहे छोटे छोटे जितने भी हैं, ये सारे चंगू मंगू आपस में खुद तो बहुत अमीर नहीं है, लेकिन इनके भाव इसलिए बढ़े रहते हैं ना, क्योंकि इनको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, बड़ी बड़ी कंट्रीज इनका यूज जरूर करेंगी बेस बनाने के लिए, दूसरी कंट्रीज को काउंटर करने के लिए। तो इनके दिमाग खराब रहते हैं कि अरे कोई नहीं, एक नहीं रहेगा तो दूसरा हमारे लिए तरसेगा, तो हमको तो पैसा कोई ना कोई देगा ही देगा, है ना। तो इसीलिए आप अक्सर सुनते रहते होंगे इन्होंने मना कर दिया। नहीं, छोटी सी जरा सा आइलैंड जिसको पता नहीं कब डूब जाए, है वो, इतनी अगर किसी जो है बिल्कुल एटीट्यूड में है, तो उसका रीजन ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो रहा वो रहा माउंट कुन पीक सुरु वैली कारगिल में, ये देख सकते हैं आप, है ना, ये है मसला पूरा। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने फ्लैग करा इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एलिट स्पोर्ट्स टीम को ऑन कंप्लीशन ऑफ माउंटेन कुन एक्सपीडिशन। माउंटेन कुन पीक ये लोकेटेड है नन कुन माउंटेन मैसिव में, ये पूरा आप देख सकते हैं। हाईएस्ट फीचर है ये ज़ांस्कार रेंज का, विद माउंटेन नन जो है वो 7135 मीटर है, और कुन की बात करें तो 7777 मीटर्स है। ये पहली बार क्लाइम करी गई थी 1913 में एक इटालियन माउंटेनर्स के द्वारा, जिनका नाम था मैरियो पियानसेंगा, और आपका बड़ा खतरनाक सा था, एक मिनट रुक जाओ, ओके, बोरेली एट गैस्पर्ड के द्वारा। अब यहाँ पे बात करते हैं साक्तेंग रीजन भूटान के बारे में, जो कि न्यूज में रहा। ये यहाँ पे है रीजन, देख सकते हैं आप,
तो चाइना ने अपने क्लेम यहाँ पे जताए हैं भूटान के ईस्टर्न साक्तेंग रीजन में, जिसमें भूटान के साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फंडिंग वगैरह को रोक दिया कि हमारा इलाका है, तो हम आप कहाँ ये जो है वो भूटान के तहत इसको फंडिंग कर रहे हैं। तो ये हमने ऊपर खैर ये न्यूज़ पढ़ ही ली है। उसके बाद मालदीव्स की बात करते हैं। तो रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव्स के अंदर साइन हुआ। इसके अंदर कॉजवे लिंक होगा माले का आसपास के आइलैंड का साथ, मतलब माले का आसपास के आइलैंड्स के साथ, जैसे कि विनिंगली हो गया, गुलही फालू हो गया और आपका थिलाफुशी हो गया। इंडियन कंस्ट्रक्शन जाइंट एफकॉन्स को यहाँ पे काम दिया गया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। आप यहाँ पे इस राइट वाले जो पूरा मैप दिया हुआ है इससे इसको समझ सकते हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप नीचे जो है वो दिया हुआ है, ये देखिए गुलफागू और ये पूरे आइलैंड्स हैं, और ये यहाँ पे दिया हुआ है माले। ओहो, थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो रहा है, आप समझ लीजिएगा ना, ये है और ये है। अच्छा, उसके बाद ग्वादर पोर्ट क्यों रहा न्यूज में? एरिया जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्रेस। मैंने आपको कई दफा एक पर्सनल न्यूज में बताया है, जब मैंने सिंपल बनाई है, कि सीपीईसी के वर्क को लेके वहां पे काफी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ग्वादर की बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न प्रोविंस में बलूचिस्तान की लोकेटेड है। ये एक वार्म वाटर डीप सी पोर्ट है जो कि सिचुएटेड है अरेबियन सी पे। ये नेचुरल हैमरहेड शेप्ड पेनिनसुला फॉर्म करता है, और ये इसकी काफी क्लोज विसिनिटी है शबार पोर्ट के साथ, जो कि ईरान के अंदर है ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, और इसे डेवलप करा जा रहा है बाय इंडिया। आप जानते हो शबार पोर्ट को, तो एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ट्रेड एंड सिक्योरिटी परस्पेक्टिव फॉर इंडिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ग्वादर और ये देखिए शाबार। अब ये सब पता है अपने अपने आप को लुटाए पड़े रहते हैं चाइना के साथ में, लेकिन तब भी इन लोगों को अकल नहीं आती है ना। ये तो शबार पोर्ट तो आप देख सकते हैं ना, ये देखिए मुंबई के साथ, इंडिया के साथ। बहरहाल अब इतना ही रखते हैं इस वाले जो है लेक्चर के अंदर। बाकी हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर जब आएंगे तो आपको इंडियो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं, फॉलो हर जगह कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।